Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the multiple choice question of chapter first, the living world, and this topic belongs to class 11. So let's start the topic. Which of the following given points are known as twin characteristics of the growth? तो ग्रोथ का ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ग्रोथ की जगह अगर हम बात करते हैं तो ये किस टर्म्स में आता है? तो वेट, साइज, इन सब टर्म्स में ग्रोथ होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन मास. अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मास इंक्रीज कर रहा है. और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन. तो जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ है वो क्या है? इंक्रीज इन मास है और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल है. थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्युलर डिफरेंशिएशन. तो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंशिएशन जो है ये ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. सो ये और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो 1 and 2 इज करेक्ट. तो ए 1 and 2 इज करेक्ट. ए इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. इन प्लांट ग्रोथ अकर्स, वेयर इज एन एनिमल इट अकर्स. तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूसली होता है. लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे हम लोग भी एनिमल्स है, तो हम लोग का जो ग्रोथ होता है वो एक सर्टेन स्टेज तक ही होता है. उसके बाद ग्रोथ क्या होता है? स्टॉप हो जाता है. तो प्लांट में क्या होगा? कंटिन्यूसली. और एनिमल्स में क्या होगा? ओनली अप टू अ सर्टेन एज. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये बिल्कुल सही है. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है वो सेल्युलर स्ट्रक्चर होता है और कंसिस्टेंस मींस रिस्पॉन्स होता है. तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है. इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है. सेकेंड स्टेटमेंट है देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. एग्जाम्पल म्यूल्स, वर्कर बीज, इटीसी. तो यहाँ क्या कह रहा है? जैसे कि म्यूल्स है, तो म्यूल्स क्या है कि मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स के हाइब्रिड से म्यूल्स बना है. तो म्यूल्स क्या है? हाइब्रिड है. मेल डंकी और फीमेल हॉर्स को रिप्रोड्यूस कराया गया और उससे म्यूल्स बना. तो ये क्या है? स्टेराइल है. स्टेराइल मतलब क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. तो ये बिल्कुल सही है कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. सेकेंड है वर्कर बीज. वर्कर बीज जैसे क्वीन होता है, सॉरी हनी बीज है. तो हनी बीज में क्या होता है? 3 कास्ट होते हैं, 3 इंडिविजुअल्स होते हैं. पहला क्या होता है? क्वीन होती है जो कि फर्टाइल होती है, और फिर ड्रोन होता है जो कि आपका मेल होता है, एंड वर्कर बीज ये जो है ये क्या है? स्टेराइल फीमेल है. स्टेराइल फीमेल मतलब कि ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता. सो ये स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड ये दोनों क्या है? करेक्ट है. So both A and 2 statement are correct. A is correct option. Which of the following regarding the response of living organism to external stimuli is correct? तो रिस्पॉन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई में रिस्पॉन्स करते हैं तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. बिल्कुल सही है कि एनवायरमेंटल स्टिमुलाई जो है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है. सेकेंड ऑप्शन इज ये बिल्कुल सही है. ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो, ये जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है. तो ये भी बिल्कुल सही है. एंड कंसिस्टेंस एंड रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये भी सही है. तो मतलब ये तीनों सही है. तो डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन. करेक्ट वन को सेलेक्ट करना. पहला ऑप्शन है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. बिल्कुल, मास का इंक्रीज होना और नंबर ऑफ इंडिविजुअल का इंक्रीज होना ये क्या है? ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक. तो ये बिल्कुल सही है. आगे क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड फ्री सिस्टम. तो पहला मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या आता है? एक आता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा आता है एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मतलब होता है कि ब्रेक डाउन रिएक्शन, एनाबॉलिज्म मतलब होता है बिल्डिंग अप रिएक्शन. तो ये जो रिएक्शन होता है वो सेल के अंदर होता है. लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेल के बाहर हो, मतलब आउटसाइड द बॉडी हो, तो वो आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम में होगा.
आइसोलेटेड फ्री सिस्टम मतलब होता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब कहाँ हुआ? लैबोरेटरी में। तो अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर हो तो वो कहाँ होगा? इन विट्रो होगा, लैबोरेटरी में ही होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड वन है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, जो रिस्पॉन्स है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी सही है। तो डी 1 2 3 ये क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज unexpectedly differentiated from non-living structure on the basis of। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से मेनली कैसे डिफरेंशिएट है, कैसे अलग है? तो रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, बट यहाँ कह रहा है अनएक्सपेक्शनली। तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस है, क्योंकि ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डी इज करेक्ट आंसर। Which of the following set does not contain defining property of living organism? कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है? तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मेटाबॉलिज्म इन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और कंससनेस ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो यहाँ कह रहा है डू नॉट, डज नॉट कंटेन, मतलब कौन सा नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। Which of the following is the current representation of organization level in living beings? इसमें करेक्ट क्या है? तो अगर आप ऑप्शन बी को देखते हैं जिसमें कि सबसे पहले क्या है? एटॉमिक, मतलब सबसे पहले एटम होता है, एटम के बाद क्या होता है? मॉलिकुलर होता है, उसके बाद सब सेलुलर। सब सेलुलर क्या है? सेलुलर के पहले का स्ट्रक्चर वो कहते हैं सब सेलुलर। फिर सेल बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम और इंडिविजुअल। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो ये क्या है? ये करेक्ट है। अगर आप बाकी ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ क्या है? सब सेलुलर, सेलुलर, फिर टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम नहीं, यहाँ डायरेक्ट इंडिविजुअल बन गया। ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। अगर आप यहाँ देखते हैं कि इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, फिर ऑर्गन सिस्टम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ क्या है? एटॉमिक, मॉलिकुलर, टिश्यू, इंडिविजुअल। तो यहाँ इसके बाद क्या? ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, उसके टिश्यू सॉरी सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल, फिर इकोसिस्टम, कम्युनिटी। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी इज द करेक्ट आंसर। द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो ये क्या होता है? टैक्सोनॉमी होता है। टैक्सोनॉमी हमें हम लोग पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर उसका नाम देते हैं, फिर क्लासिफिकेशन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का जो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले अगर ऑप्शन आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब तक आप किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हैं तब तक आप उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर उसका हम नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, और फिर उसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ICBN ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल, इज द करेक्ट आंसर। फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया था? तो कार्ल लिनस ने। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following holds true for scientific nomenclature? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर के लिए ट्रू है? तो पहला है कि नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये रॉन्ग है, वो लैटिन वर्ड में होता है, लैटिन। आगे क्या है? नेम ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बिल्कुल सही है। ये जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर देने का एक ही रीजन होता है, एक नाम को, सेम नाम को पूरा वर्ल्ड उसी नाम से जाने, एक नाम से पूरा वर्ल्ड किसी ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जाने। तो इसके लिए जो है बी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। मोस्ट नेम्स इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो ज्यादातर जो नेम होता है वो लैटिन से लिया जाता है या ग्रीक से लिया जाता है, बट ज्यादातर लैटिन से लिया। लैटिन से क्यों लिया जाता है? तो क्योंकि लैटिन क्या है? कैसा लैंग्वेज है? ये एक तरह का डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज मतलब क्या हुआ कि वैसा लैंग्वेज जो कभी भी चेंज ना हो, ना उसका स्पेलिंग चेंज हो, ना उसका फॉर्म चेंज। इसलिए जितना भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया। प्लांट आर गिवन लैटिन नेम्स, लैटिन नेम्स क्यों दिया गया है? क्योंकि वो कैसा लैंग्वेज है? डेड लैंग्वेज है, क्योंकि उसका फॉर्म जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, ना फॉर्म चेंज होता है, ना उसका स्पेलिंग चेंज। In the binomial system of taxonomy developed during the 18th century by C. Linus, the second word of organizations
ऑर्गेनिजम्स बाइनोमियल नेम। तो बाइनोमियल नेम दो वर्ड का होता है, पहला क्या होता है, जीनस होता है, और दूसरा वर्ड किस चीज का होता है, स्पीसीज होता है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सेकेंड वर्ड क्या होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, स्पीसीज होता है वो। Which of the following statement regarding the universal rules of binomial nomenclature is incorrect? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो सबसे पहला ऑप्शन है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इटैलिक्स, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, पहला जीनस होता है और सेकेंड क्या है, स्पीसीज, ये सही है। आगे है कि बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन, ये भी बिल्कुल सही है। तो एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है कि द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। स्पीसीज जो है कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जेनेरिक जो है कभी भी स्मॉल से नहीं कैपिटल से स्टार्ट होता है। तो ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो डी इनकरेक्ट है। अगर आप इसका एग्जांपल देखें, मैग्नीफेरा ये जीनस है लेकिन स्मॉल से स्टार्ट है, तो यहाँ पर ये कैपिटल होना चाहिए। और इंडिका जो स्पीसीज है ये स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, आपका कैपिटल से स्टार्ट है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन बॉटनिकल और जूलॉजिकल। तो जब भी हम नाम लिखते हैं, पहला क्या होता है, जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। पहला कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और दूसरा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर इन सारे ऑप्शन को देखें तो बी अगर ऑप्शन देखते हैं तो ये जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट है और स्पीसीज जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट, ये बिल्कुल सही है। और अगर आप देखें कैपिटल लेटर से, यहाँ जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट है लेकिन स्पीसीज यहाँ क्या है, यहाँ कैपिटल लेटर से है, तो ये गलत है। ये जो है आपका लैटिन इटैलिक वे में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए गलत है। और अगर ये इसमें लिखा हुआ है, तो अगर ये हैंड रिटन है तो ये अंडरलाइन भी नहीं। और मैग्नीफेरा जो जीनस है वो कैपिटल से है और स्पीसीज भी यहाँ कैपिटल से है, तो ये भी गलत है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये बायनोमियल है, मतलब दो वर्ड का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। डिस्क्रिप्टिव है, हम इससे क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन करते हैं, ये भी सही है। और यूनिवर्सल है, मतलब पूरे वर्ल्ड में और किसी ऑर्गेनिज्म को, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेम नाम से जाना जाता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो थर्ड नेम होगा वो क्या होगा, जीनस होगा, स्पीसीज और बाद में फिर सब स्पीसीज, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का बेसिक प्रोसेस क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर करते हैं हम टैक्सोनॉमी में, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन भी होता है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब सी, बोथ एंड ए एंड करेक्ट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी द वर्ल्ड्स फ्लोरा। फ्लोरा मतलब ही होता है प्लांट से रिलेटेड होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है हम प्लांट टैक्सोनॉमी का सेकेंड ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड ए मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के लिए प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ये भी सही है। टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम एंड नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड, ये भी सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ। मेन पर्पस ऑफ फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टू, मेन पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है उसको बताने का काम करें। तो अगर आप ऑप्शन देखें सी, तो स्टेबलाइज रिलेशन अमॉन्ग्स ऑर्गेनिज्म, ये इसका जो है क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन को स्टेबलाइज करना। हु रोट स्पेसिस प्लांटेरम, प्रोवाइड द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ, तो कार्ल लिनस ने स्पेसिस प्लांटेरम लिखा है, उन्होंने एक्चुअली दो बुक लिखा। पहला है प्लांटेरम, जिसमें कि उन्होंने प्लांट बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और दूसरा है सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें उन्होंने एनिमल के नोमेनक्लेचर के बारे में दिया। तो फॉर दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट। कार्ल लिनस बिलोंग्स टू, कार्ल लिनस जो है वो स्वीडन से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय लिनस, लिनस के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, दो है, सिस्टमी नेचुरी एंड और प्लांटेरम है। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखेंगे तो सिस्टमा नेचुरी इज द करेक्ट आंसर, ये सारा क्या है इनका। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय लिनस इन हिज, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायनोमियल,
जो लिनस ने अपने बुक में लिखा था, उनका जो 2 बुक था उसमें उन्होंने लिखा था, तो इंटरनेशनली जो कि वैसा बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया, तो वो होगा ऑप्शन ए, फिलोसफिया बॉटनिका इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इनका बुक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो उन्होंने अपने बुक में लिखा था, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। लिनस डिस्क्राइब 5,900 स्पीसीज ऑफ प्लांट, अपने बुक में लिखा था, और 44,326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। तो प्लांट उन्होंने किस बुक में लिखा था, स्पीसीज प्लांटेरम में, और एनिमल किस में लिखा था, सिस्टमा नेचुरी में। तो डी इज द करेक्ट। पहले यहाँ प्लांट पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ स्पीसीज प्लांटेरम होगा पहले, फिर एनिमल्स के बारे में, तो इसलिए सिस्टमा नेचुरी होगा। हमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि सी ऑप्शन में भी इसको जो सी ऑप्शन में भी सिस्टमा नेचुरी और प्लांटेरम दिया हुआ, लेकिन यहाँ पहले प्लांट का नाम देंगे फिर एनिमल्स, जैसा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो डी इज करेक्ट आंसर। विच सॉरी मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर द कोड्स गिवन, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो। तो सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने दिया है, तो लिनस। फादर ऑफ बॉटनी को किस क्या कहते हैं, थियोरेप्टस। अगर हम ऑप्शन को देखें तो अगर आपको 2 पता चल गया है तो ए क्या होगा, 3rd नंबर। अगर आप इसमें से ऑप्शन देखें तो ये ए अभी हो सकता है, ये दोनों तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया। दूसरा हमको ये पता चल गया है कि फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेटस को कहते हैं। अब देखिए कि सी नंबर का 4 कौन सा ऑप्शन है, ये है, ठीक है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो सिर्फ यही करेक्ट होगा, मतलब ए करेक्ट होगा। और फादर ऑफ मेडिसिन हो गया हिप्पोक्रेटस, और फॉर्मिन ऑफ द 20th सेंचुरी हो गया अर्नेस्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी के कौन सा स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो पहला है डील्स विद बायोलॉजिकल स्पीसीज, बिल्कुल ये भी सही है। आगे है इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन द स्पीसीज, बिल्कुल ये भी सही है कि ये जो इसमें जो स्टडी हुआ वो सारे स्पीसीज में जितने भी टाइप के वेरिएशन है उन सबके बारे में स्टडी। थर्ड वन इज स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी ए स्टैटिक। तो यहाँ पर जो है स्पीसीज स्टैटिक नहीं होता, स्टैटिक मतलब होता है कि जो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्पीसीज क्या है, डायनेमिक है, इसमें क्या आता है, वेरिएशन है, चेंजेस है। ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। और अगर फोर्थ आप देखें बायोसिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट, तो बायोसिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म के हाँ मतलब एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशन क्या है, उन दोनों के बीच में कंपेरिजन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो स्पीसीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि स्पीसीज कैसे कंसिडर किया गया है, डायनेमिक कंसिडर किया। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रिफर टू, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या रिफर करता है, तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये गलत है। रैंक और लेवल इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की, बिल्कुल ये क्या है, सही ऑप्शन है। ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है। एबल टू इंटरब्रीड, ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो सही क्या है, बी है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है, रैंक और लेवल। टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज में जो रैंक और लेवल होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक। असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, तो जो असेंडिंग कहते हैं, असेंडिंग मतलब क्या हो गया कि किंगडम से स्पीसीज, और डिसेंडिंग मतलब क्या हो गया कि स्पीसीज से किंगडम। ये आपका अरेंजमेंट हुआ, और इसको क्या बोलते हैं, हायरार्की। इज करेक्ट। टर्म टैक्सॉन, टैक्सॉन किससे क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारा क्या है, हर एक रैंक, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का हर एक रैंक क्या कहलाता है, वो टैक्सॉन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, कोई भी रैंक अगर टैक्सोनॉमिक हायरार्की का क्या कहलाएगा, टैक्सॉन। ये डी क्या है, करेक्ट आंसर। विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एन टैक्सोनॉमिक रैंक, टैक्सोनॉमिक रैंक के लिए हम क्या यूज करते हैं, टैक्सॉन यूज करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन का होता है वो क्या होता है, स्पीसीज। ए इज द करेक्ट आंसर। बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेसिक यूनिट क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही नहीं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है
बायोडाइवर्सिटी इज द अकरेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हैबिट्स एंड हैबिट्स। ये बिल्कुल सही है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो भी डिफरेंट वेराइटीज का लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल कैरेक्टर से अलग हो, उसका इंटरनल फंक्शन या उसका हैबिटेट्स और हैबिट अलग हो, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड वन है सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटलॉगिंग प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज दैट कैन बी नेम्ड, रिमेंबर्ड एंड कंपेयर्ड एंड स्टडीड, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है कि क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये गलत है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म को हम किस में डिवाइड करते हैं, तो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ये डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर, तो ये क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा, मीन्स करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज करेक्ट आंसर। Amongst all kingdom, the only taxon that exists in nature as a biological cohesive. Biological cohesive unit मतलब ये होता है कि जो फ्रीली इंटर ब्रीड कर सके, ठीक है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल कोहेसिव यूनिट। और जो भी क्लासिफिकेशन है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, उसमें स्पीसीज ही एक ऐसा है जो फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए ट्रू स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक ट्रू स्पीसीज जो है वो पॉपुलेशन में तभी होगा जब वो क्या कर सकता है, आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। तो ऑप्शन अगर देखें तो इंटरब्रीडिंग इज बी इज करेक्ट आंसर। ए बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये क्या है जो कि इंटरब्रीड कर सकता है और प्रोड्यूस कर सकता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो क्या है, स्पीसीज है। मैग्नीफेरा क्या है, तो मैग्नीफेरा क्या है, जीनस है बी, और स्पीसीज क्या है, इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इज जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। जीनस क्या है, सिमिलर और रिलेटेड, स्पीसीज का मतलब जीनस को क्या बोलते हैं, सिमिलर एंड रिलेटेड, स्पीसीज को क्या बोलते हैं, जीनस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। A collection of species which can bear close resemblance to one another in the morphological characters, the floral part is known as, ठीक है, collection of species which bear close resemblance to one another in the morphological characters। तो अगर हम स्पीसीज की बात करें तो बहुत सारा स्पीसीज किसके अंदर आता है, मतलब सिमिलर एंड क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, सिमिलर सिमिलर और क्लोज रिलेटेड स्पीसीज जो है वो किसके अंदर आता है, जीनस के अंदर आता है। तो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगरी जीनस। जीनस के रिगार्डिंग आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहले जीनस क्या होता है, इट इज ए ग्रुप और असेंबली ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, बिल्कुल सही है। जीनस इज एसेंशियली पॉसेस मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीसीज, यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि जो जीनस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है मोनोटाइपिक और दूसरा होता है पॉलीटाइपिक। पॉलीटाइपिक, मोनोटाइपिक मतलब होता है कि सिंगल जीनस, सॉरी सिंगल स्पीसीज, और पॉलीटाइपिक होता है मोर देन वन स्पीसीज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोर देन वन स्पीसीज ही होता है जीनस में, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, मोनोटाइपिक भी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ फैमिली, तो देखिए किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो फैमिली के नीचे क्या है, जीनस है, जीनस इज एंड इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरकोरिलेटेड बिटवीन। तो जीनस किसके किसके बीच में इंटरकोरिलेटेड है, तो देखेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जीनस किसके किसके बीच में है, फैमिली और स्पीसीज के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, फैमिली एंड रिलेटेड जेनरा। अब यहाँ है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक। तो बहुत सारा मतलब रिलेटेड जेनरा क्या होगा, फैमिली, मतलब ये ऊपर है ना, जीनस के ऊपर क्या है, फैमिली है। तो बहुत सारा जो सिमिलर
जेनरा होगा वो किसके अंदर आएगा, फैमिली के अंदर। बी इज करेक्ट आंसर। टेक्सोनॉमिक हायरार्की, फैमिली इज इंटरकोरिलेटेड बिटवीन। अब फैमिली को देखते हैं, फाइलम सॉरी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। अब फैमिली किसके किसके बीच में आता है, तो जीनस और ऑर्डर के बीच में आता है। इंटरपोलेटेड कह रहा है, मतलब किसके बीच में है, तो ऑर्डर और जीनस के बीच में। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंक्लूड ऑल अदर्स, तो वैसा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो कि सारे में है। तो अगर आप देखें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इन सब में अगर देखें तो सबसे ऊपर कौन सा है, तो सब फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सबसे ऊपर क्या है, ऑर्डर है। का मतलब ऑर्डर में ये तीनों अंदर, इसके ऑर्डर के अंदर ये तीनों आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट क्या होगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, तो एक और एक रिलेटेड ऑर्डर्स क्या होगा, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो बहुत सारा ऑर्डर किस में होगा, रिलेटेड ऑर्डर्स किसके अंदर आएगा, क्लास के अंदर आएगा, उसके ऊपर वाले रैंक के अंदर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यू मस्ट वॉच all these questions very carefully. And if you're new to my channel, please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please share it with all friends. Thank you for watching and